everyone. So this is Khushi, and today we'll dealing with Biodiversity Act 2002. Now I'm not dealing with this act completely like each and every section, but I'm only doing some portion of it. So if you want to study either of these, then you can watch this video. I'll be dealing specifically only with these topics. Okay, so let's start. First is the meaning of benefit claimers and biological resources. So, to understand this, first we have to understand this biological resources. Also, I am not dealing with the salient features of this act because there are already videos on YouTube. But if you want me to make a video on it, I will. Okay, so let's see what exactly is biological resource. So, biological resource is defined in section 2C of this act. Biological resources include plants, animal, microorganism or parts of their genetic material and derivatives, excluding the value added products with actual or potential use of value for humanity but does not include ह्यूमन जेनेटिक मटेरियल. बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का मतलब वो है कि इसमें ये रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं जिसमें प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, देखो प्लांट्स आपको पता है, एनिमल्स पता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पता है, एंड पार्ट्स ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल. ओके, तो क्या क्या इंक्लूड हुआ? प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, प्लस इनके पार्ट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड डेरिवेटिव्स. ओके, डेरिवेटिव्स एग्जैक्टली होते क्या है वो सेक्शन 2FA में प्रोवाइडेड है. अगर आपको इन डेप्थ पढ़ना है तो डेरिवेटिव मीन्स अ नेचुरली अकरिंग बायोकेमिकल कंपाउंड और मेटाबॉलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज इवन इफ इट डज़ नॉट कंटेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडेटरी. तो डेरिवेटिव वो होते हैं जो भी प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है उनके नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स, बायोकेमिकल कंपाउंड्स. ओके, इवन इफ़ इट डज़ नॉट कंटेन फंक्शनल यूनिट्स ऑफ हेरिडेटरी, तो उनको डेरिवेटिव्स कहते हैं. तो अब आपको समझ में आ गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पार्ट ऑफ देयर जेनेटिक मटेरियल एंड डेरिवेटिव्स का भी मतलब समझ में आ गया. नेक्स्ट लिखा है एक्सक्लूडिंग वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स. अब व्हाट आर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ये भी मैंने बता रखा है यहाँ पे. तो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स रिफर टू द गुड्स दैट हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम देयर रॉ स्टेट थ्रू प्रोसेसेस दैट इन्हांस देयर इकोनॉमिक वैल्यू. तो जो रॉ स्टेट था उनका, उससे उनको इन्हांस कर दिया गया है, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है ताकि उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो. जैसे कि हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, बायो बेस्ड कॉस्मेटिक्स, इनको वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं. जो अभी के टाइम में जो नेचुरली अकरिंग देखो हर्ब्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं उन एरियाज़ में, फिर उनको कंपनीज़ या इंस्टीट्यूशंस उनको एक्सट्रैक्ट करती हैं और उनको प्रोसेस करती हैं सो दैट दे कैन बी यूज्ड इकोनॉमिकली. तो उन प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कहते हैं. तो वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में इंक्लूड नहीं होंगे. तो एक बार और क्लियरली फिर से पूरी डेफिनेशन देखते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्स की. Biological resources include plants, animals, microorganisms or parts of their genetic material and derivatives, excluding value-added products with actual or potential use or value for humanity, but does not include human genetic material. Okay, ये definition आपकी clear हो गई. Biological resources exactly होते क्या है. Next हमारा टॉपिक था बेनिफिट क्लेमर्स. ओके, सो बेनिफिट क्लेमर्स दिया हुआ है सेक्शन 2AA ऑफ दिस एक्ट में. बेनिफिट क्लेमर मीन्स द कंजर्वर्स ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, देयर बाय प्रोडक्ट्स. ठीक, कंजर्वर्स, क्रिएटर्स और होल्डर्स ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एसोसिएटेड देयर टू, excluding codified traditional knowledge only for Indians, and information relating to the use of such biological resource, innovation and practices associated with such use and application. तो benefit claimers में कौन कौन आते हैं? तो benefit claimer include conservers. किसके conservers? biological resources के और उनके बाय प्रोडक्ट्स के. सेकेंड, क्रिएटर्स या होल्डर्स. किस चीज़ के क्रिएटर्स या होल्डर्स? ट्रेडिशनल नॉलेज के. अब ट्रेडिशनल नॉलेज एग्जैक्टली क्या आता है वो मैंने नीचे बताया हुआ है. ओके, एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द यूज़ ऑफ सच बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, इनोवेशन एंड प्रैक्टिसेस. तो किसके क्रिएटर या होल्डर हैं? तो ट्रेडिशनल नॉलेज के क्रिएटर या होल्डर हैं. प्लस
कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स के क्रिएटर या होल्डर हैं, या तो कोई इनोवेशन या प्रैक्टिस के क्रिएटर या होल्डर हैं, ओके, तो वो सारे इंक्लूड होंगे बेनिफिट क्लेमर्स पे। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इन इंडिया इंश्योर्स दैट बेनिफिट ऑफ यूजिंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज आर शेयर्ड विद बेनिफिट क्लेमर्स। अब ये बेनिफिट क्लेमर्स शेयर करते हैं बेनिफिट्स विच आर डिराइव फ्रॉम यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज अंडर दिस एक्ट, ओके। अब शेयरिंग का मतलब क्या है? तो शेयरिंग दी हुई है फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग अंडर सेक्शन 2G। It means sharing of benefits as determined by the National Biodiversity Authority under Section 21. ओके, तो पहले हमने देखा कि बेनिफिट क्लेमर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। तो कंजर्वर्स होते हैं और क्रिएटर्स होते हैं या होल्डर्स होते हैं, किस किस चीज़ के वो भी देखा। फिर एक्ट में ये प्रोविज़न दिया हुआ है कि वो बेनिफिट शेयर करेंगे। बेनिफिट शेयरिंग का मतलब क्या है, वो सेक्शन 2G में दिया हुआ है। बेनिफिट शेयरिंग का मतलब है वो बेनिफिट्स शेयर करना जो कि NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी अंडर सेक्शन 21 डिटरमाइन करती है, ओके। तो NBA ऑल्सो कैन ऑल्सो डायरेक्ट द बेनिफिट शेयरिंग अमाउंट्स टू बी पेड डायरेक्टली टू बेनिफिट क्लेमर्स और ऑर्गेनाइजेशन। तो NBA जो है डायरेक्ट कर सकती है बेनिफिट क्लेमर्स को, डायरेक्टली वो अमाउंट्स दे सकती है या ऑर्गेनाइजेशंस को दे सकती है। इसका एक एग्जांपल भी है, NBA ने डिस्ट्रीब्यूट किया था बेनिफिट्स अमाउंट फ्रॉम रेड सैंडर्स टू आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ओके। ये इसका एक एग्जांपल है, मैंने याद रखने के लिए यहाँ पे लिख दिया। तो अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना 2G में, फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग मीन्स शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स एज डिटरमाइंड बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अंडर सेक्शन 21। अब सेक्शन 21 भी देख लेते हैं। देखो हम ये इसलिए इतना ज़्यादा डिटेल में कर रहे हैं ताकि आंसर राइटिंग में कोई इशू ना हो, ओके। तो सेक्शन 21 डिटर्मिनेशन ऑफ फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग बाय द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। द NBA will make sure when approving access to biological resource, the approval ensures fair and equitable sharing of benefits. These benefits come from the use of biological resources, their derivatives, related innovations and associated knowledge. The terms of benefit sharing will be agreed upon between the applicant seeking approval and the Biodiversity Management Committee represented by the NBA. अब देखो 21 में हम देख रहे हैं कैसे NBA डिटरमाइन करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट है कि NBA इंश्योर करेगी कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की, ओके। और ये बेनिफिट्स कहाँ से आएंगे? यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज या यूज़ ऑफ देयर डेरिवेटिव्स या रिलेटेड इनोवेशंस से। तो कहाँ से आ रहे हैं बेनिफिट? आपके बायोलॉजिकल रिसोर्स से या तो आ रहे हैं, या तो इनोवेशन से आ रहे हैं, या तो नॉलेज से आ रहे हैं, ओके। जो टर्म है बेनिफिट शेयरिंग का कि कितने ईयर्स तक, कितने टाइम तक ये शेयर हो गए बेनिफिट्स विथ बेनिफिट क्लेमर्स, वो डिसाइड करेगा NBA और एप्लीकेंट, ओके। तो एप्लीकेंट जो कि सीक कर रहा है बेनिफिट, वो NBA के अप्रूवल से ये टर्म जो है ये दोनों आपस में डिसाइड करेंगे, ओके। फिर NBA कैन डिसाइड हाउ द बेनिफिट्स विल बी शेयर्ड इन द फॉलोइंग वेज। अब कौन से मेथड से वो डिटरमाइन करती है कि बेनिफिट कैसे शेयर होंगे, वो दिया हुआ है फर्दर। फर्स्ट, या तो जॉइंट ओनरशिप दे सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का टू द NBA और बेनिफिट क्लेमर्स। फिर ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, ट्रांसफ़र कर सकते हैं टेक्नोलॉजी। तीसरा है सेटअप कर सकते हैं प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट्स इन एरियाज दैट हेल्प इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ बेनिफिट क्लेमर्स, ओके, इंक्लूडिंग इंडियन साइंटिस्ट, बेनिफिट क्लेमर्स एंड लोकल कम्युनिटीज़ इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं? एक वेंचर क्रिएट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड टू सपोर्ट बेनिफिट क्लेमर्स, या प्रोवाइड कर सकते हैं मॉनेटरी कंपनसेशन एंड अदर बेनिफिट्स एज डीम्ड एप्रोप्रिएट बाय द NBA। तो किस तरीके से बेनिफिट शेयर कर सकती है NBA? तो पहला है ओनरशिप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दूसरा है ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, सेकेंड इज़ ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी, नेक्स्ट इज़ प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट सेटअप करना ताकि लाइफ स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो बेनिफिट क्लेमर्स के। नेक्स्ट कैपिटल फंड
वेंचर करना, क्रिएट करना कैपिटल फंड, या मॉनेटरी कंपनसेशन प्रोवाइड करना। ओके अब देखो, अगर मॉनेटरी मनी शेयर हो रहा है, मनी इज़ टू बी शेयर्ड, एनबीए कैन ऑर्डर इट टू बी डिपॉजिटेड इनटू द नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड। नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड, if the biological resources or knowledge was accessed from an individual group or organization, the NBA may direct the payment to be made directly to them as per the agreement। अब देखो इस पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर मनी की बात है, अगर मनी शेयर हुआ है, तो जो NBA है वो ऑर्डर कर सकती है इस मनी को डिपॉजिट करने के लिए नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड में। और अगर जो बायोलॉजिकल सोर्स या नॉलेज है वो एसेस हुआ था फ्रॉम एन इंडिविजुअल, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको डायरेक्टली पे करने के लिए अरेंजमेंट्स कर सकती है। ओके लास्ट पॉइंट इज द एनबीए इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट विल इशू गाइडलाइंस ऑन बेनिफिट शेयरिंग टू रेगुलेशंस। ओके तो 21 में समझ में आ गया होगा कि कैसे दिया हुआ है कि कैसे फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होगी। फर्स्ट में ये दिया हुआ है कि एनबीए इंश्योर करेगा इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। फिर ये कौन से बेनिफिट्स होंगे, कहाँ क्या इनका सोर्स है, वो दिया हुआ है इन्होंने। फिर नेक्स्ट उनमें टर्म दिया हुआ है कि वो आपस में अग्री कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट मेथड दिया हुआ है कि कैसे डिटरमाइन करेगा एनबीए कि क्या बेनिफिट शेयर होगा। फिर ये 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं इसमें। लास्टली दिया हुआ है कि अगर मनी उसे देना है तो वो नेशनल बायोडाइवर्सिटी फ़ंड में डायरेक्टली भिजवा सकती है, डिपॉजिट करवा सकती है, या तो उस इंडिविजुअल ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्ट पेमेंट कर सकती है। लास्ट में दिया हुआ है कि इस रेफरेंस में, बेनिफिट शेयरिंग के रेफरेंस में, एनबीए इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है गाइडलाइंस। ओके अब देखो कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो समझना ज़रूरी है ये समझने के लिए, ये कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करने के लिए ये टॉपिक्स। तो उसमें से एक टर्म है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और दूसरा टर्म है तुम्हारा ट्रेडिशनल नॉलेज। तो मैंने दोनों ही लिख दिया है यहाँ पे। सो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स द वेरिएबिलिटी among living organisms from all sources and ecological complexes of which they are part, and includes diversity within species or between species of economic system। देखो इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा नहीं है। तो इसमें जो अलग अलग वेरियस काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर तरीके के सोर्सेज से, और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनके ये पार्ट हैं, और इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद स्पीशीज़ और बिटवीन स्पीशीज़ एंड ऑफ इकोसिस्टम्स। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब यही होता है कि जो वेरियस काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हर तरीके के रिसोर्स से, और जो भी इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स हैं जिनके वो पार्ट हैं, और इसमें इंक्लूडेड है डाइवर्सिटी विद इन स्पीशीज़, जो अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके बीच में क्या डाइवर्सिटी है, या बिटवीन, या तो स्पीशीज़ के अंदर, खुद ही स्पीशीज़ के अंदर जो अलग अलग वेरियस कैटेगरीज़ है, या तो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में। ओके नेक्स्ट इज़, ये सब हो गया ट्रेडिशनल नॉलेज। ट्रेडिशनल नॉलेज तुम्हारा डिफाइंड है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 1992 में, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी 1992। इसमें आर्टिकल 8J provides an expansive explanation of traditional knowledge, and it defines traditional knowledge as traditional knowledge refers to the knowledge, innovation and practices of indigenous and local communities around the world। तो ये जो अलग अलग इंडिजीनियस और लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं अराउंड द वर्ल्ड, उनकी नॉलेज, इनोवेशन और प्रैक्टिसेस को रेफ़र करता है ट्रेडिशनल नॉलेज, विच इज़ डेवलप फ्रॉम एक्सपीरियंस गेन ओवर द सेंचुरीज एंड अडेप्टेड टू द लोकल कल्चर एंड इन्वायरमेंट। ट्रेडिशनल नॉलेज इज़ ट्रांसमिटेड ओनली फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या होता है, जो भी आपके पास ट्रेडिशनली एक्वायर की है हमारे पहले के एंसेस्टर्स ने जो नॉलेज, वो धीरे धीरे जो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, उसी को ट्रेडिशनल नॉलेज कहते हैं। जैसे नीम की लीव्स का यूज़ हमेशा से होता आया है इंडिया में, और वो ट्रांसमिट होता है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो इसको ट्रेडिशनल नॉलेज माना जाता है। ओके तो अभी मैंने जो भी डेफिनेशन का एस्पेक्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं नेक्स्ट टॉपिक डील करूँगी। देखो ये टॉपिक हो गया मीनिंग ऑफ बेनिफिट क्लेमर्स एंड बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, और इसमें जो भी सब टॉपिक्स थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, वो भी मैंने डिफ़ाइन कर दिया। नेक्स्ट मेरा टॉपिक रहेगा नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, कंपोजिशन, पावर्स एंड फंक्शंस। आई होप समझ में आया हो, और अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ डू कमेंट। ओके थैंक यू।